80 के दशक के इंडोनेशिया के एक दूर दराज गाँव में उस गाँव की मिट्टी पर असंख्य अभिशप्त लाशें दबी हुई हैं। शाम ढलते ही लाशों की खटिया उठाकर ले जाने वालों का एक झुंड निकल पड़ता है। कहा जाता है कि उनकी नजर अगर किसी इंसान पर पड़ जाए तो वह निर्दय हत्या का शिकार बन जाता है। इसी गाँव की बेटी जिया शहर में रहने के कारण अपनी माँ के अंतिम समय में उसके साथ नहीं रह पाई, लेकिन माँ की मृत्यु की खबर सुनकर वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाँव लौट आती है। जैसे ही वह गाँव की मिट्टी पर कदम रखती है, कोई अनजाना अभिशाप फिर से जाग उठता है। तो क्या यही है उस गांव का डरावना इतिहास? और आखिर कौन है वे कफन उठाने वाले हत्यारे? ये कहानी इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में सेट है। 80 के दशक में यहाँ संगठित और असंगठित गैंग्स के बीच कई हत्याकांड हुए थे। उन गैंगस्टरों का नाम था सोनाली, जिसका अर्थ होता है अवज्ञाकारी बच्चे। समाज में इनके बारे में लोगों के मुंह से कई भयानक किस्से सुनने को मिलते थे। कहा जाता था कि कुछ लोगों को गोली या धारदार हथियार से मारना नामुमकिन था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सभी लोग ब्लैक मैजिक करते थे। इन्हीं हत्याकांडों में एक व्यक्ति की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले उस व्यक्ति ने इस गांव को श्राप दे दिया था और कहा था कि जब तक उसके वंशज जिंदा रहेंगे वह किसी को नहीं छोड़ेगा। यह नरसंहार लगभग 10 साल पहले हुआ था। अब जिया अपने गांव की ओर जा रही है। उसके साथ उसकी करीबी दोस्त टीका भी है, क्योंकि जिया की मां का देहांत हो चुका है। रास्ते में जिया बताती है कि इस गांव में उसका आना मना है, फिर भी वह सैकड़ों चेतावनियों को नजरअंदाज कर अपने गाँव जा रही है। ये भी पता चलता है कि उसके पिता पिछले 10 सालों से लापता हैं और अब तक उनका कोई पता नहीं चला। आज का मौसम कुछ ज्यादा ही बादलों से घिरा हुआ है और आसमान में पक्षी बेचैनी से उड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अनजाने इतिहास के गवाह बनने वाले हों। जिया और टीका लंबी यात्रा के बाद आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव की मिट्टी पर कदम रखती हैं, तेज बिजली कड़कने लगती है। उसके नाना कुछ गंभीर हो जाते हैं। उनके चेहरे पर किसी अनजानी चिंता की छाया साफ दिखाई देती है। जिया समझ जाती है कि उसके नाना उसे यहाँ देखकर खुश नहीं है और चाहते हैं कि वह वापस चली जाए। वह सख्त लहजे में कहते हैं, बिना बताए गांव क्यों आई और साथ में किसे लेकर आई है? जिया कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ की मौत हो गई है, क्या मैं नहीं आऊँ? नाना साफ साफ बता देते हैं कि दफन कफन का काम पूरा हो चुका है और अब वह शहर लौट सकती है। उनके बोलने के अंदाज से साफ जाहिर होता है कि वे नहीं चाहते कि जिया यहाँ रुके। जिया उनसे पूछती है, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते कि मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास रुकूं? नाना जवाब देते हैं कि वह उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ न रुकने की वजह कुछ और है। वो बताते हैं कि इस गांव पर एक पुराना श्राप है। इसी बीच नाना का सहायक गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि एक हादसा हो गया है। वह कहता है कि उसकी बेटी गांव में प्रवेश कर चुकी है। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम सबने यह बात अपने बच्चों से भी सुनी होगी। फिर भी मैं दोबारा सभी को चेतावनी दे रहा हूँ, आज रात कोई भी गलती से घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस पर गाँव वाले पूछते हैं, तो फिर हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? वह कहता है कि एक दिन घर पर नमाज पढ़ लेने से कोई बड़ा गुनाह या अशुद्धि नहीं हो जाएगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा और अगर गलती से वे सामने आ भी जाएं तो भूल कर भी उनकी ओर नहीं देखना। लेकिन वहाँ मौजूद गांव के पुलिस वाले इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें रात में पहरा देना होता है। हालांकि गाँव वालों के दिलों में डर पहले ही घर कर चुका होता है। जिया अपनी माँ के कपड़े हाथ में लेकर बैठी रहती है। उन कपड़ों की खुशबू उसे कुछ सुकून देती है। तभी अचानक ऊपर से एक रबर की गेंद लुढ़कती हुई नीचे आ जाती है। वह ऊपर जाकर देखती है तो पाती है कि कमरे की कुर्सी हिल रही है। उसे रोकने ही वाली होती है कि अचानक पीछे पानी की टंकी से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर पता चलता है कि टंकी में ताला लगा हुआ है। अचानक उसके नाना वहां आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने अभी तक अपना बैकपैक क्यों नहीं समेटा? जिया उनसे पूछती है कि क्या उन्हें पता है टंकी के अंदर क्या है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब टीका के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर उसके नाना उसे यहाँ से भगाने पर इतने आमादा क्यों है? जिया उसे बताती है कि उनका मानना है अगर वह यहाँ रुकी तो उसके पिता फिर से लौट आएंगे। इस बारे में और सवाल करने पर टीका को वहीं चुप करा दिया जाता है। धीमी आवाज में जिया कहती है कि उसके पिता के लापता होने पर उसे शक है। इसके अलावा पिछले साल उसकी माँ उसे देखने के लिए बहुत बेचैन हो उठी थी। शायद उसकी माँ उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जिया को वह मौका नहीं मिल सका। इसकी वजह यह थी कि उसके नाना किसी भी हालत में उसे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर वह यहाँ आई तो कोई बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसी कारण वह अब तक यहाँ नहीं आई थी। फिर जिया टीका से माफी मांगती है कि वह उसे इन सब झंझटों में घसीट लाई। इसी बीच गाँव में शाम गहराने लगती है। मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बार बार बिजली कड़क रही है। जिस गाड़ी से जिया शहर लौटने वाली थी उसका टायर पंचर हो चुका है। अब बस एक ही समस्या है, इस सुनसान जगह पर आखिर मैकेनिक कहाँ मिलेगा।